वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार हंसध्वनि आईएएस की आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेषांक की सीरीज और उससे संबंधित प्रश्नमाला के उपरांत मैंने पॉलिटी की सीरीज प्रारंभ करने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश विशेषांक की सीरीज में अभी बहुत सारे क्लासेस होनी हैं, लेकिन उसमें मैंने एक लेवल तक क्लासेस दी हैं कि आप उसको तैयार करते रहें। वो भी समय दर समय आती रहेंगी, लेकिन पॉलिटी की शुरुआत भी करना आवश्यक था, इसलिए पॉलिटी को एक सीरीज के रूप में मैंने प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो आज की क्लास का मुख्य विषय हमारा क्या होगा? पॉलिटी। बच्चों, बिना देर किए हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। इसको हम लोग हिंदी में राज व्यवस्था से संबोधित करते हैं। तो पहली बात आप समझ लें कि क्या पॉलिटी पॉलिटिक्स है? नहीं। आपने अपने ग्रेजुएशन के समय में या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी। पॉलिटिकल साइंस, तो पहले एक बात समझ लें, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों में क्या कुछ फर्क है या दोनों एक ही चीज है? एक बात समझो पहले। देखिए, पॉलिटिकल साइंस क्या करती है कि राजनीति से संबंधित जितने भी दर्शन और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको आपके सामने रखती है। यानी जितने भी राजनैतिक व्यक्ति हैं, देखा जाए तो ये क्या करती है, एक तरह से पॉलिटिकल फिलॉसफी रखती है आपके सामने। क्या करती है? पॉलिटिकल फिलॉसफी आपके सामने रखती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी आपके सामने रखेगी तो पॉलिटिकल फिलॉसफर जितने हैं, अर्थात जो राजनीतिविद हैं, उनके विचार इसमें संग्रहित कर लिए जाएंगे। और ये एक बड़ा डायमेंशन है, लेकिन अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इसको कहते हैं राज व्यवस्था। अब ध्यान से सुनो, राज का मतलब क्या हो गया? स्टेट। और यहां पर व्यवस्था से अर्थ क्या है? इसके गवर्नेंस है। यानी स्टेट नामक जो इकाई है, तो स्टेट का मतलब प्रांत नहीं होता, ध्यान रखना। पॉलिटी के संदर्भ में स्टेट के मायने एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में होता है, एक राजनीतिक इकाई के रूप में होता है। तो इसका कदापि ये अर्थ नहीं लगाना कि इस स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि नहीं। स्टेट का मतलब राज्य। राज्य एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो देश भी राज्य है और स्टेट भी राज्य है, और भी कई सारे पदाधिकारी भी और कई सारे इंस्टीट्यूशन भी राज्य की श्रेणी में आते हैं, और वो आपकी पॉलिटी का पार्ट होगा। मैं वहाँ पर आऊँगा तो इसका डिस्कस करूँगा। तो स्टेट के गवर्नेंस को हम कहते हैं राज व्यवस्था। अब जरा सा देखिए कि स्टेट का जो गवर्नेंस है ये चलता कैसे है? ये चलता है संविधान से। कैसे चलता है? संविधान से, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। बच्चों, एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। मेरा मानना यह है कि किसी भी विषय की गहराई को सुचारू क्रमबद्ध रूप से, समग्र रूप से प्रस्तुत करना एक शिक्षक का कार्य है। क्यों? क्योंकि आपकी एजुकेशन में डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, शेरो शायरी इत्यादि ये नहीं कर पाता। मेरी थंबनेल में भी ये भी नहीं देखेंगे कि जहर ट्रिक है, 7 जन्म नहीं भूलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ये सारी बकवास मैं नहीं करता, और मैं आपसे ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि ऐसे बकवास करने वाले चैनल और थंबनेल को बिल्कुल टच न करें, क्योंकि वो इसीलिए होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसी कंटेंट विशेष पर समग्र और क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है, और मैं बिना बकवास किए हुए उन मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जहां से आपकी तैयारी का वास्तविक मानदंड है, जहां से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, और जो परीक्षा की डिमांड है, एग्ज़ाम जो आपसे डिमांड करता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे तो कोई वनडे एग्ज़ाम हो। तो मैंने बताया कि स्टेट का जो गवर्नेंस है वो कैसे चलता है बच्चों? वो चलता है संविधान से चलता है। तो इसका मतलब पॉलिटी यानी जो राज व्यवस्था है, इसमें सबसे ज़्यादा अध्ययन जरूरी किसका हो जाता है? संविधान का। तो बच्चों, पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग अपने यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का गहरे से अध्ययन करेंगे, ना कि पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटी में बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट पॉलिटिकल साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटी।
इस बात को समझ गए होंगे। ये पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में मूल अंतर रहा है। लेकिन वास्तव में पॉलिटी जब हम शुरू करेंगे, अर्थात भारत के संविधान की चर्चा करेंगे, यही इसकी शुरुआत है, तो वो शुरुआती बिंदु कौन सा है, वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पर से सचमुच में टॉपिक की शुरुआत होनी चाहिए। क्या हम राष्ट्रपति पकड़ लें, क्या हम केंद्र राज्य संबंध पकड़ लें, या सीधे भारत की प्रस्तावना पर चले जाएं? क्योंकि भारत की प्रस्तावना ही तो संविधान का प्रारंभ है, तो हमें तो वहीं से शुरू करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये घोर बेवकूफ़ी है और इस बेवकूफ़ी से मुक्त करना एक शिक्षक का प्रमुख कार्य है, और मैं ये चीज़ जानता हूँ, इसलिए मेरा प्रयास होगा कि इन बेवकूफ़ियों से आपको मुक्त करूँ। तो वास्तव में पॉलिटी का जो पहला टॉपिक वो क्या है, वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये है हमारा टॉपिक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ऐसा टॉपिक है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का एक ट्रांजिशन पॉइंट है। तो पॉलिटी का टीचर सोचेगा कि नहीं ये हिस्ट्री वाला पढ़ा देता, और हिस्ट्री वाला टीचर क्या सोचेगा कि काश ये पॉलिटी वाला पढ़ा देता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हिस्ट्री के अंतिम चरण में इसका स्थान आता है, लेकिन पॉलिटी के प्रारंभिक चरण में इस टॉपिक का स्थान आता है। तो वास्तविकता यही है कि संवैधानिक विकास नामक इस टॉपिक से ही हम अपनी पॉलिटी की अगर यात्रा को प्रारंभ करें तो बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख पाएंगे। मेरी बात समझना, हमें अध्ययन क्या करना है, संविधान का ही। लेकिन एक बात समझो, पहली चीज़ देखो संविधान क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं वहाँ पर भी आऊँगा, आपको संविधान से संबंधित बहुत सारे कीवर्ड्स बताऊँगा। लेकिन संविधान वास्तव में क्या है कि शासन प्रशासन चलाने का एक दस्तावेज है, एक राजनीतिक दस्तावेज है। तो ये तो दस्तावेज विभिन्न नियमों और कानूनों से भरा है, लॉ से भरा है। इसकी प्रक्रिया कहाँ रही? ये जो संविधान है, क्या ये हमारा मुगलों वाले नियम कानून को, राजतंत्रात्मक प्रणाली को लिया गया, या मुगलों के पहले जो हिंदू राजा थे उनको लिया गया? नहीं, ये तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित है ना। तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली का विकास हमें कहाँ से मिलता है? हमें निश्चित रूप से अपने औपनिवेशिक कालखंड में अंग्रेजों की प्रक्रिया से ही हमें लोकतंत्रात्मक प्रणाली का ज्ञान होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों ने हम पर 200-250 वर्षों तक राज्य किया, ये बात अलग है। लेकिन वर्तमान संविधान का ढांचा और उसके स्वरूप के प्रति जो हमारी जागरूकता है, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत से ही निकल के आती है। तो जिस तरह से अंग्रेजों अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों कानूनों में लगातार वृद्धि होती चली गई, उनके चार्टर्स आते चले गए, उनके एक्ट आते चले गए, उसी तरह से देखा जाए तो वर्तमान संविधान की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। तो उसी चर्चा से हमारी शुरुआत होनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास हमारे यानी देश में राज्य किसने किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य किया है। जब आप देखेंगे मंगल पांडे वाली पिक्चर, तो उसमें कहता है ये कंपनी क्या है, तो बोलता है ये कंपनी बहुत बड़ी चीज़ है, इस कंपनी के चक्कर में मत पड़ो। तो लेकिन हमें तो पढ़ना है, क्योंकि हमें उसको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो देखिए सबसे पहले विकास का पहला पॉइंट कहाँ से बनता है? जहाँ से कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम, जैसे कि मान लीजिए बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा पकड़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट आयोग का स्वभाव है कि वो ऐसे सवालों को खोजेगा कि बाल गंगाधर तिलक जब मरे तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले कौन कौन थे, या उन निम्न में से कौन थे, ऐसे सवाल खोजी करेगा। तो वो विषय अलग है। लेकिन ठीक डायमेंशन में अगर पेपर बनाने वाला चल रहा है, तो मैं इतना वादा करता हूं कि जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसके हर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न मिलेगा, आप बेहतर तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जान लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझें। ईस्ट इंडिया कंपनी का
गठन, और मैं जो चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। मैं बिल्कुल मेहनत करते हुए लिखते हुए चला जाऊँगा। क्यों लिखते हुए चला जाऊँगा? क्योंकि लेक्चर डिलीवर केवल करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप क्लास में बैठे हैं, ऑफलाइन क्लास का फ्लेवर देना मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं अपनी इंक ख़त्म करूँगा, अपनी मेहनत करूँगा, कंटेंट को लिखते हुए चला जाऊँगा, बोलते हुए चला जाऊँगा। आप अपनी नोट बना लीजिएगा, आपके पास वो चीज़ ट्रेजर के रूप में रखा रहेगा, या स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में जो वहाँ की महारानी थी ना, महारानी, पहले वहाँ पर राजतंत्र ही था, राजतंत्र से ही लोकतंत्र चला, तो महारानी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार की अनुमति दी। मतलब समझ गए ना कि देखिए, सबसे पहला कानूनों की अगर हम बात करें तो 1599 में इसका गठन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और महारानी एलिजाबेथ ने बोला कि इस लिखित कानून के तहत, इस लिखित आदेश के तहत आप भारत से व्यापार कीजिए 15 वर्षों के लिए। तो सबसे पहली बात तो आपके सामने ये आई। उसके बाद देखिए, कंपनी जब भारत में आई तो धीरे धीरे क्या किया, इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया। वर्चस्व स्थापित करने के बाद पहले ये व्यापारिक स्वरूप में थे, और व्यापार करते करते पलासी के युद्ध 1757 के पलासी और 1764 के बक्सर युद्धों के विजयों के उपरांत ये एक व्यापारिक सत्ता के बजाय एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित होना शुरू हो गए। इसी के बीच में इनकी जब ताकत बढ़ी तो क्या हुआ कि 1726 के चार्टर के अनुसार देखिए 3 प्रेसिडेंसीज बन गई। प्रेसिडेंसीज का मतलब क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पर कलकत्ता, बंगाल में इन्होंने जो शासन किया तो उसका प्रमुख केंद्र किसको बनाया, कलकत्ता में। दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र किसको बनाया, मद्रास का। और बीच में जो एक एरिया था दक्षिण और उत्तर का, उसको बनाया बम्बई को। तो आज महाराष्ट्र है, आपका स्टेट है, लेकिन तब बम्बई नाम का स्टेट ही था। तो इसके जरिए 1726 में जो चार्टर आया उसमें कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को ये परमिशन दी गई कि वो कंपनी के लिए कुछ नियम कानून बना सकते हैं। तो 1726 के चार्टर के अनुसार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर कंपनी के लिए विधि मतलब कानून बना सकते थे। मतलब ये परमिशन इनको 1726 के चार्टर के अधिनियम के तहत मिली। तो ये 2 बातें गौड़ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस बात को समझिए पहले, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग का मतलब क्या है, रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, संचालित करना। अब ध्यान से देखिए 1773 की स्थिति को समझिए पहले। 1773 के समय से पूर्व अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों ने फ्रांस के छक्के तो छुड़ा ही दिए, 3 कर्नाटक युद्ध में इनकी बैंड बजा दी। उसके बाद क्या किया, भारतीय नवाबों और राजाओं की भी ऐसी की तैसी कर दी। और उसके बाद 1757 के पलासी युद्ध में भी इन्होंने विजय प्राप्त की।
और क्या किया 1764 के बक्सर युद्ध में तो भारत के सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जिस संघ का साथ दिया था उसको भी हरा दिया। जब उसको हरा दिया तो अब बताइए कि इनकी ताकत का लोहा पूरे देश में माना जाने लगा और यहाँ पर इनकी विजय अभियानों की चर्चा इंग्लैंड में भी होने लगी। तो ऐसी दशा में इंग्लैंड की जो सरकार है अर्थात महारानी, उसने तो अभी मैंने आपको दिखाया कि 1599 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की परमिशन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, परमिशन दिया। लेकिन जब ये जान गए कि नहीं ये राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है कंपनी, तो अब व्यापार के बजाय कुछ राजनीतिक क्रियाकलापों में भी इसको दीवानी वगैरह मिल रही है, रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है, तो उसको रेगुलेट करना भी जरूरी था, उसको नियमित करना जरूरी था। और वो रेगुलेशन किसके हाथ में होना चाहिए था? यानी ब्रिटेन की सरकार, यानी ब्रिटेन की महारानी अर्थात ब्रिटेन की संसद में ये पावर आनी चाहिए थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके। और इसी दृष्टिकोण से क्या किया गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और ये संवैधानिक विकास का समझ लीजिए कि पहला महत्वपूर्ण चरण है। इस चीज़ को आप समझिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए और कंपनी को सरकार की निगरानी में लाया जाए, अर्थात ब्रिटेन की सरकार की निगरानी में लाया जाए। ये मुख्य उद्देश्य था। मतलब कंपनी पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी लगाम टाइट हो, उसकी नज़र हो जाए कंपनी पर, इस दृष्टिकोण से इसको लाया गया। तो अगर कहीं ना कहीं उद्देश्य की बात कर दे तो आपको क्या दिमाग में रखना है, इस चीज़ को लिखिए। सिंपल लिख देता हूँ, कंपनी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने व कंपनी को सरकार की निगरानी में लाना इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो इसके उद्देश्यों की चर्चा हम इस ढंग से कर सकते हैं। अब एक बात समझो, पहले एक शब्द यह भी आ सकता है, धीरे धीरे कंपनी कर क्या रही है? धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है? अपने आप को व्यापारिक स्वरूप से कहाँ पहुंचा रही है? राजनीतिक स्वरूप की ओर। तो व्यापारिक से राजनीतिक अस्तित्व की ओर ले जाना भी तो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगले बुलेट पॉइंट में उद्देश्य में हम ये भी दे सकते हैं, कंपनी को व्यापारिक स्वरूप से राजनीतिक स्वरूप की ओर ले जाना। देखो भाई, मैं बोर्ड में पहले से कोई भी चीज़ नहीं लिखता, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उसी तरह से आपको यूट्यूब के माध्यम से चीज़ें सर्व करूँ कि जब आप देखो तो आपका कंसंट्रेशन और आपकी जो फीलिंग है वो ऑफलाइन जैसे हो। और शब्दों को मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि देखिए, तथ्यों को समझ लेना तो एक अलग बात है, ठीक है, मज़ा कर लेना एक अलग बात है। यार ये सर ने बड़ा मज़ा करके समझा दिया, बड़ा एकदम मज़ा कर दिया। देखिए ना, आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मज़ा करते हैं और मज़ा करके सेलिब्रिटीज़ बने हैं। वो बुलबुले की तरह है, बुलबुले की तरह फूला और फूट गया। तो मज़ा नहीं, मज़ा तो कर लिया लेकिन सब भूल गए, क्योंकि आपको शब्दों में उसको कैसे पिरोना है ये तो आया ही नहीं है, इसका कभी अभ्यास ही नहीं किया है, नोट्स में कभी दर्ज ही नहीं किया है। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है।
इसीलिए मैं इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत करता हूँ। तो एक उद्देश्य ये, एक प्रश्न यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकता है इसके उद्देश्यों में, कि ध्यान से देखिएगा, क्या कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। क्या करना? कंपनी पर संसदीय, यानी जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, अर्थात इसका भी उद्देश्य वही हुआ जो सरकार की निगरानी का है, सरकार की निगरानी में लाना, अर्थात संसदीय नियंत्रण स्थापित। शब्दों का फेर है, ये शब्द लगा करके यूपीएससी इस स्तर का सवाल बना सकती है कि 1773 के रेगुलेटिंग के उद्देश्य थे कूट संरचना, कूट सवालों की संरचना में ये शब्द लगा के पूछ सकती है। तो ये ध्यान रखना। संसदीय नियंत्रण का मतलब क्या हुआ? अर्थात जो पार्लियामेंट है, यानी जो सरकार है, उसका नियंत्रण कंपनी पर बढ़े, क्योंकि कंपनी तो प्राइवेट थी ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिसको कि ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया है? परमिशन दिया है भाई, और क्या किया है? परमिट किया है कि जाओ वहां पर व्यापार करो। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अब उद्देश्यों के बाद अगर मैं प्रावधानों की बात करूं तो इस चीज़ को मैं लिख रहा हूं, और एक एक चीज़ बच्चों लिख लीजिएगा। इसके कुछ प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं। अभी तक छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान पूछे जाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उद्देश्य के बजाय क्या कर देता हूँ? प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान। महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान आप जानिए कि अभी तक क्या हो रहा है। भारत की जो व्यवस्था है, इसको आप ऐसे समझें, अगर मैं इसको इंडिया बना दूं तो आप समझ लें इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है। अब ये जो बांग्लादेश का क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा बंगाल में शामिल था, और यहीं पर अंग्रेजों का क्या था? वर्चस्व और प्रभुत्व था। तो वर्चस्व और प्रभुत्व, क्योंकि पलासी का युद्ध लड़ा, बिहार के बक्सर के पास बक्सर का युद्ध लड़ा, तो राजनीतिक रूप से जो सशक्तिकरण है और भारत का वह संपन्न क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का कब्जा है, वो यही है बांग्लादेश, असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाला जो क्षेत्र है, यही पूरा क्षेत्र है। स्टार्टिंग में यहीं पर ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, और यही सबसे फर्टाइल और प्रॉस्पेरस लैंड भी है। तो यहाँ पर जो शासन करता था गवर्नर, पहले देखो कि वो क्या है? बंगाल का गवर्नर है, यहाँ पर मद्रास का गवर्नर है, ठीक है, और यहाँ पर बम्बई का गवर्नर है। तो गवर्नर जो शासन कर रहा है बंगाल का, ये बोला गया कि देखिए बंगाल अब कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु है, इसलिए अब इसका गवर्नर मात्र गवर्नर नहीं रहेगा, अब ये जो है गवर्नर क्या हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान रखना है कि गवर्नर को, यानी बंगाल के गवर्नर के पद को क्या बोल दिया गया? गवर्नर जनरल। क्या बोला गया? जनरल। ये ध्यान रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोला गया है, बल्कि इसके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया है। ये बात ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल ही बनाया गया है, अभी भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया। तो इसका जो पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, यहां पर कंसंट्रेट करना, गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस नियम के तहत? खूब पेट सवाल है, जबरदस्त पेट सवाल है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस चार्टर या अधिनियम के माध्यम से बनाया गया? तो वो क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे चलिए जरा देखिए कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी जो है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी और ये बम्बई प्रेसिडेंसी, तो
तुलनात्मक रूप से ये इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि बंगाल है। तो क्या किया गया कि इसी कानून के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के तहत ही, कलकत्ता प्रेसिडेंसी अर्थात जो बंगाल है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत बम्बई और मद्रास इन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया। इन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। इसका महत्वपूर्ण दूसरा प्रावधान ये है। तो इस चीज को लिख ले कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिया गया या कर दिया गया, के अंतर्गत रख दिया गया या कर दिया गया, कर दे तो ज़्यादा अच्छा शब्द हो जाएगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत रहा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आप समझे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन ध्यान रखो, कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कलकत्ता तक सीमित था, लेकिन दिल्ली का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो 1773 के तहत नहीं था। यहाँ पर फोकस करना नहीं था। ये 1935 के प्रावधानों के तहत ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, लेकिन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। तो इस पॉइंट को लिखिए कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखो, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के हिसाब से सुप्रीम था, लेकिन आप बताओ भारत औपनिवेश किसका है? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन की जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो इसका भी बाप होगा ना, इसका भी पापा होगा। तो इस तरह से ये चीज आप लिख सकते हैं कि इसके विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल, देखिए वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रिवी काउंसिल बोलते हैं। इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। समझ गए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसके विरुद्ध ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में हम इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में और कोई कोर्ट नहीं बनाया था कि इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सके। प्रिवी काउंसिल में हम कर सकते हैं। अब एक बात देखो, और इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आती है। इन चीज़ों को लिखते जाइए क्योंकि मैं ऐसे ही इसको रब करूँगा तभी तो आगे लिखूँगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और समझिए, खूब अच्छे से पूछता है कि ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, तो ये दरअसल 4 सदस्यीय कोर्ट बना। क्या बना? 4 सदस्यीय कोर्ट बना। 4 सदस्यीय कोर्ट बना। तो इस कोर्ट में सबसे पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनके संबंध में बार बार प्रश्न किया जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो इनके थे, इसके संबंध में खूब प्रश्न पूछा गया है। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, किसके? कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? तो सर एलिजा इम्पे, ये इनका नाम था, सर एलिजा इम्पे। और ये खूब बार आता है। और ध्यान रखना है, एक
जगह आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं कि जब 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट यानी अखिल भारतीय संघ का जब गठन हुआ, तो अखिल भारतीय संघ के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने का प्रावधान किया गया, तो इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश और 1773 के अंतर्गत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के बीच में क्लैश कर देता है और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये जो क्रिएट हुआ था, यहाँ पर मिस्टर मॉरिस थे, मॉरिस ग्वेवर थे, ये सर एलिजा एम्पे नहीं थे, तो ये ध्यान रखना है। तो सर एलिजा एम्पे का संबंध किससे है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा एम्पे थे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कोई बच्चा जिसे ये बात न समझ में आई हो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझ लें, एक काम इसमें और किया गया जो आप इससे संबंधित सीख सकते हैं, वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक गवर्नर है, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, तो भाई ये बताओ क्या ये अकेले ही सारा काम करेगा? इसको सलाह देने वाला, इसकी मदद करने वाले कुछ लोग होंगे कि नहीं? तो क्या किया गया, इसके लिए 4 सदस्यीय क्या किया गया, एक काउंसिल दी गई जिसको हम लोग गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यकारिणी परिषद बोलते, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी देखिए आगे चल के विधायी परिषद का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 1773 के तहत क्या प्रावधान किया गया, देखिए कि गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। बात समझ गए? यानी अब इसके 4 मेंबर और भी होंगे, किसके साथ? गवर्नर जनरल के साथ। ये प्रावधान कब किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत किया गया। बात समझ गए? किसी बच्चे को, ऐसा कोई बच्चा जिसको बात समझ में ना आई हो तो मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो इतने मुख्य प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रहे। तो ध्यान रखना है कि भारत का संवैधानिक विकास बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये बड़ा टॉपिक है। इस सारे टॉपिक को एक क्लास में हम समाहित बिल्कुल नहीं कर सकते। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ये मुख्य प्रावधान रहे। इसके बाद जो अगला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो अगला एक्ट है वो क्या है, वो ध्यान रखें कि 1781 में एक एक्ट आएगा, बहुत छोटा सा एक्ट है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या हो गया? 1781 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो मुझे, ये बिल्कुल सिंपल है। इसको बोलते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अर्थात जो 1773 के प्रावधानों में कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया। तो इसमें इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब देखिए, तो इसके तहत कुछ तो प्रावधान हुआ होगा भाई। क्या प्रावधान हुआ है समझो जरा। पहली बात तो आपको ये रखना है, पहली बात ये ध्यान में रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। इसका उपनाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है। तो ये शब्द भी अगर कहीं आता है कि ये 1781 वाले नियम के ही लिए लागू किया गया है। और इसके तहत एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कलकत्ता के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए, अभी तक
गवर्नर जनरल क्या कर रहा है? कानून बन रहे हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या कर रहा है? नियम और कानून बना रहा है। तो उन कानून के आधार पर देश का शासन कौन चला रहा है? बंगाल का शासन। देश का मतलब इस समय बंगाल का शासन, मद्रास प्रेसिडेंसी का और बम्बई प्रेसिडेंसी का। अभी ये संपूर्ण भारत में नहीं फैले हैं, लेकिन जहां भी इनका शासन है तो वहां का शासन कौन संचालित कर रहा है? गवर्नर जनरल कर रहा है। गवर्नर जनरल, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन शासन संचालित कर रहा है पर कुछ नियम बनाने की क्षमता और ताकत उसमें नहीं थी। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ब्रिटेन से ये अधिकार इनको दिया गया, किसको? गवर्नर जनरल को, कि वो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों के लिए कुछ कानून बना सकता है, विधि बना सकता है। तो ध्यान रखें क्या किया गया? गवर्नर जनरल, जीजी से गवर्नर जनरल को यह, अब देखो यहां पर एक चीज कर देना, बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों के लिए विधि अर्थात कानून बना सकता था। इस बात का मतलब समझ गए कि नहीं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ये जो प्रावधान है ये स्पष्ट रूप से कहता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल कुछ कानून बना सकता है। मतलब अब वो बने कानून के अनुसार शासन का संचालन भी करेगा और कुछ कानून बनाने की उसके अंदर क्षमता भी रही, और इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो आज की क्लास में केवल 2 एक्ट की चर्चा करूंगा, यानी 1773 का किया और 1781 का ये चार्टर एक्ट ये बताया। अगली क्लास में मैं और इसके जितने भी संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 तक के कालखंड में जितने भी चार्टर और अधिनियम आएंगे इनकी लगातार चर्चा करता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में हंसध्वनि IAS के कथनों के अनुसार, हमारा कथन क्या है? समग्र और क्रमबद्ध तैयारी में करवाता हूँ, तो अगर इसके अनुसार आपको लगता है कि नहीं आपकी तैयारी हो पा रही है, ये चैनल ठीक है, इसके वीडियोस से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कंटेंट सही ढंग से दिए जा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपकी परीक्षा बढ़िया हो, यही मेरी आशा है। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।